नमस्कार, मैं मणिभूषण। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूरा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया कणी या तंतु समान कोशिकीय द्रव्य अंगक है जो प्रोटोजोन्स, पादप कोशिकाएं एवं प्राणी कोशिकाएं जिसमें जीवाणु एवं परिपक्व आरबीसी के अलावा में पाए जाते हैं। ये एक सेल ऑर्गेनेली होता है जो प्रोटोजोन्स में ही मिलता है, प्लांट सेल्स में मिलता है, एनिमल सेल्स में मिलता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड मैच्योर आरबीसी। माइटोकॉन्ड्रिया में अनेक आकारिकी व जैव रासायनिक क्रियात्मक गुण पाए जाते हैं। क्रियात्मक दृष्टि से माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के ट्रांसड्यूसर का कार्य करते हैं। मतलब हमने छोटी क्लासेस में 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा कि यह कोशिका का पावर हाउस भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा किस रूप में निर्माण करता है? एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। इस कारण खाद्य पदार्थ में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस भी कहते हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। अगर हम इसके इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले कॉलिकर ने 1850 में रेखित कोशिका के अंदर सॉरी माफ कीजिएगा, रेखित पेशी कोशिकाओं में इनको ग्रेन्यूल्स या कणिकाओं के रूप में देखा। फिर फ्लेमिंग ने 1882 में इसका नाम फाइला रखा। ऑल्टमॉन ने 1892 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रखा। बेंडा ने 1898 में इसको सहजीवी के रूप में माना तथा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसको सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको सेल ऑर्गेनेल नहीं मान के सेल में एक सहजीवी जीवन मानते हुए अलग जीव के रूप में माना तथा इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइकलिस ने 1900 में इसको जेनस ग्रीन बी द्वारा स्टेन किया। किंग्सबरी ने इसको कोशिकीय श्वसन के साथ इसका रिलेशन स्थापित किया। एल्बर्ट क्लाउट ने इसको अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया। अपकेंद्रण मीन सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म द्वारा। हॉकबूम ने 1948 में इसको मेटाबॉलिज्म रूप से माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट किया था। नास ने 1963 में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए या न्यूक्लिक एसिड की उपस्थिति का पता लगाया। तो ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास था, किस तरह इसकी खोज की गई और किस किस में इसका योगदान था। माइटोकॉन्ड्रिया को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे फुक्सिनोफिलिक कण या फुक्सिनोफिलिक ग्रेन्यूल, पैराबेसल बॉडी, प्लेटोसोम्स, फिल्ला, वर्मिक्यूल्स, कॉन्ड्रियोसोम्स, मायोकॉन्ड्रिया एंड बायोप्लास्ट। ये इनके डिफरेंट नेम है, पर कॉमन नेम माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाता है। अगर इसकी आकृति की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति जो होती है परिवर्तनशील या वेरिएबल होती है, लेकिन सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया तंतुमय या कणिकीय प्रकार के होते हैं। या तो ये फिलामेंट रूप में पाया जाता है या ग्रेन्युलर रूप के अंदर पाया जाता है। कुछ क्रियात्मक अवस्थाओं में इनकी आकृति क्लब शेप या मुग्धाकार हो सकती है। टेनिस के रैकेट के समान या आशय रूपी या वेस्कुलर टाइप हो जाती है। इसकी आकृति टेनिस के रैकेट के समान भी हो सकती है, पीछे से पतला आगे से गोल, या वेसिकल एक थैली के समान भी इसकी आकृति हो सकती है, परंतु ये परिवर्तनशील होती है। उसके सेल में की एक्टिविटी किस प्रकार से है, सेल की एक्टिविटी या सेल के फंक्शनल स्टेटस के ऊपर इसकी आकृति डिपेंड करती है। अगर हम इसकी आकार की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार भी परिवर्तनशील होता है, जो मुख्य रूप से कोशिका की क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करता है। यही बात है जो शेप पे डिपेंड करती है। सेल की फंक्शनल स्टेट क्या है, सेल ज्यादा एक्टिव है, सेल इनएक्टिव है, सेल का कार्य क्या है, उस पे इसका साइज निर्माण करता है। मतलब सेल के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब ऊर्जा की वो सेल जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा है, एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो उसमें इसका साइज बड़ा होगा। जो ऊर्जा की जरूरत कम है उसमें इसका साइज छोटा होगा। अगर अधिकांश कोशिकाओं में इसकी चौड़ाई लगभग निश्चित होती है, वो है 0.5 म्यूएम, लेकिन लंबाई इसकी वेरिएबल है। लंबाई इसकी इसके कोशिका की क्रियात्मक अवस्था के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर हम संख्या की बात की जाए, अलग अलग कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग प्रकार की होती है। वायवीय रूप से श्वसन करने वाली समस्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जैसा पहले बताया था। इनमें श्वसन एंजाइम कोशिका झिल्ली में उपस्थित होते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की उपापचयी और क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करती है।
मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग प्रकार से होती है। वही उसकी कोशिका की क्रियात्मक अवस्था या फंक्शनल स्टेट पे डिपेंड करता है, कोशिका क्या काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है उस पर डिपेंड करता है। जितनी भी वायवीय रूप से श्वसन करने वाली समस्त कोशिकाएं जो एरियल रेस्पिरेशन करती है, उनमें सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन रेस्पिरेशन से भी है। क्योंकि हम जानते हैं, हमने जैसे बताया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहलाता है। ये एटीपी फॉर्मेशन करता है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, वह फूड को, और जब खाने के द्वारा हम जो फूड लेते हैं खाना, वो अंततः कार्बोहाइड्रेट में या किसी में ग्लूकोज के अंदर रूपांतरित होता है। उस ग्लूकोज का किस तरह ऑक्सीडेशन होता है, हमने पढ़ा होगा 10th 12th में, किस तरह उसका ऑक्सीडेशन होता है। फिर उसको ऑक्सीडेशन होने के बाद हर कोशिका के अंदर किस तरह उससे ऊर्जा एटीपी के रूप में निर्मित होती है, उस पर ही डिपेंड करता है। तो इससे रेस्पिरेशन से रिलेटेड समस्त एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। परंतु हम जहां इसमें जैसे बताया गया है कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन समस्त जितने भी एंजाइम है वह उसकी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन हम बात रखूंगा दो प्रकार में होता है। एक तो होता है फिजिकल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। फिजिकल रेस्पिरेशन युवा हमको कोशिका वायु के रूप में ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यह तो हो गया फिजिकल ऑक्सीडेशन। अब वो ऑक्सीजन किस प्रकार ग्लूकोज का अपघटन करके, उसको बर्न करके, उसका मेटाबोलाइट करके, उसका उपापचय करके किस प्रकार से एटीपी का निर्माण करता है, वह सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो वह सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं वह सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, परंतु बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम्स उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी कोशिका की उपापचय और क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करती है, जैसा हम पहले बताया गया था। अगर हम नंबर की बात की जाए, हिपेटिक सेल्स कौन सी होती है? लीवर की कोशिकाओं को हम हिपेटिक सेल्स कहते हैं। हिपेटिक सेल्स में ये 1000 से 1600 पाए जाते हैं पर कोशिका। काउस में ये 50,000 करीब पाए जाते हैं। सी अर्चिन के अंडों में ये करीब 1.5 लाख तक पाए जाते हैं। oocyte या अंडों में ये इनकी संख्या करीब 30 लाख तक पाई जाती है, क्योंकि वह फंक्शनली बहुत एक्टिव होता है। कोशिका अंडाणु और शुक्राणु हम जानते हैं निषेचन करके बाद भ्रूण का निर्माण करते हैं, प्रजनन क्रिया में इसका निर्माण होता है। चूंकि बहुत एक्टिव होते हैं इसलिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसमें इनकी संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। कुछ इंसेक्ट्स की मांसपेशियों में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, इन्हें सार्कोसेम कहते हैं। याद रखिएगा, पेशी कोशिकाओं में मात्र इंसेक्ट्स ही नहीं, हमारे मेमल्स या ह्यूमंस के, मेमल्स में और ह्यूमंस में भी जो पेशी कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसको हम सार्कोसोम कहते हैं। हालांकि फंक्शन वही होता है, बस नाम उसका सार्कोसोम्स होता है। मसल सेल चूंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का काम करती है, तो उसमें ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इस कारण से वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनको माइटोकॉन्ड्रिया को वहां सार्कोसोम्स का। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण की बात की जाए तो सामान्यतः कोशिका के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया का वितरण एक समान होता है। पूरे साइटोप्लाज्म में ये बिल्कुल समान रूप से फैली होती है। कुछ कोशिकाओं में केंद्र के निकट या परिधि कोशिका द्रव्य में उपस्थित, कभी कहीं कुछ कोशिकाओं में या तो न्यूक्लियस के पास पाई जाएगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाई जाएगी। कुछ कोशिकाओं में इनका स्वतंत्र गमन होता है, ये एक पे अणुओं को ले जाते हैं, मतलब इस साइटोप्लाज्म में फ्री मूव करते हैं। कई बार जहां कोशिकाओं में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है वहां माइटोकॉन्ड्रिया स्थायी रूप से उपस्थित होते हैं। जहां मतलब शरीर में ऊर्जा, कोशिका में ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं परमानेंटली। अगर ओरिएंटेशन या अभिविन्यास की बात की जाए तो यह पाया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का विन्यास कोशिका में होने वाले विसरण की दिशा पर निर्भर करता है। अभिविन्यास मतलब, ओरिएंटेशन मतलब उसकी पोजीशन का मूव क्या है। जैसे हमारी पोजीशन की बात, हम सीधा खड़ा रहते हैं तो हमारा सर ऊपर की साइड होता है, पैर जमीन की साइड, ये हमारा ओरिएंटेशन है ना। तो ये इसी प्रकार इसका ओरिएंटेशन किस प्रकार होता है, इसकी स्थिति किस प्रकार से होती है कोशिका द्रव्य के अंदर, ये तो बता रहा है कि यह मात्र जो डिफ्यूजन, कोशिका द्रव्य में जो विसरण का जो गति होती है, विसरण की जो दिशा होती है, उस दिशा में इसका ओरिएंटेशन पाया जाता है। यह अभिविन्यास कोशिका द्रव्य धात्री के संगठन से भी संबंधित होता है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं उससे भी रिलेटेड होता है। अगर गति या मूवमेंट की बात की जाए तो कुछ कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को लेकर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, कुछ कोशिकाओं में इनकी स्थिति निश्चित होती है। मतलब मूवमेंट की बात की जाए, जैसे हम ऊपर ही बताया है
कि सम सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया तो स्थिर होते हैं, एक ही जगह फिक्स रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते, परंतु कुछ कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह से दूसरी जगह साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते रहते हैं रेगुलर। जहां पे भी एटीपी की जो ऊर्जा की जरूरत है वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं कोशिका को। तो यह कोशिका का एक माइटोकॉन्ड्रिया का एक सामान्य इंट्रोडक्शन था, जिसमें उसका इतिहास और उसके स्ट्रक्चर शेप के बारे में बताया गया। इसकी संरचना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।